तो इस वीक हम एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी फिर रखेंगे भाई। वो क्लास या तो ट्यूसडे या फ्राइडे में किसी एक दिन होगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं इसी वीक कंप्लीट हो जाए फंक्शन किसी भी कीमत पे, ताकि आपको हम फिर जी का जो पैकेज है फंक्शन का उसके डाउट भी करा सकें। या ऐसा कर लेंगे, डाउट क्लास हम एक अलग से एक्स्ट्रा लगवा देंगे 3 घंटे की, आराम से डाउट सारे हो जाए। तो जो टॉपिक हम पढ़ाते जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आप पैकेज के करते जाओ। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। उस दिन हमने रोका था सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, वहीं से हम शुरू करते हैं। चलो, वो आप एक स्ट्रेट लाइन प्रूव कर रहे थे, उसको कह रहे हो बेटा, फिर से बोलो। सर आप वो करवा रहे थे ना, वो प्रूव कर रहे थे कि वो कोइंसाइडिंग हाँ, पॉइंट वो होंगे। करने जा रहे हैं, आप देखो तो। चलो, आप लिखना नहीं भी, ये आप लिख चुके हो, मैं फिर से लिख रहा हूं। इस पे पहली बात, अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है देन ये हो या फिर ये हो, इसके सॉल्यूशन हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर मिलेगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये एफ एक्स है और इसकी मिरर इमेज ये है। ये दोनों हमेशा y इक्वल टू एक्स लाइन पर मिलेंगे। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो यहां पर कोई फिक्स रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सभी फंक्शन का एक साथ हम किसी मेथड से सॉल्यूशन निकाल लें। वो फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा। अब जो मैंने रूल बोला था वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर एक कंडीशन है। अगर हमारा फंक्शन y इक्वल टू एक्स लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग मूव करेगा तो वो बात बिल्कुल सही है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अभी आप लिखना नहीं, सुनते जाओ ध्यान से। हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करें, ये बात यहां लिख लेंगे। इफ एफ एक्स इज मूविंग along line perpendicular to
y इज इक्वल टू x। अगर ऐसा है तो उस केस में देन आप fx इज इक्वल टू x को सॉल्व करो। यहां से x की वैल्यू अल्फा है और fx इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस x को सॉल्व। इन दोनों के जो सोल्यूशन होंगे वही इसके सोल्यूशन, यही हम लोगों ने लिखा था। बस उसमें आप ये लाइन और जोड़ दो, अगर fx मूविंग अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू x लाइन, और जो डायग्राम आपने बनाया था वो बिल्कुल सही है ऐसे ही। और अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा। p अल्फा अल्फा, ये डायग्राम आप बना चुके होंगे। इसकी इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस x। तो मान लो ये fx है, ये fx है, तो इसका मिरर इमेज f डैश, और ये fx है तो इसका मिरर इमेज f डैश। जैसे बस आपको ये लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है बस। जैसे मैं पहले इसी का एग्जांपल देता हूं, आप लिखें अपनी कॉपी में पहला एग्जांपल, बस ये लाइन आप और ऐड करो। और पहला एग्जांपल लिखो y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू sin x माइनस x। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ fx इज इक्वल टू f इनवर्स। पहले इसको मैं तुम्हें ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इस मेथड से। इसको साफ कर दिया जाए बेटा? यस सर। मैं 30 सेकंड बाद इसको साफ कर दूंगा कि मुझे इसका ग्राफ बनाना है। देखो हमने देखा f डैश x ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 है, x बिलोंग्स टू R में। इसलिए fx डिक्रीजिंग है। और इसका ग्राफ कैसा होगा? ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, और साइन x ऐसे। जीरो पे तो जीरो ही रहेगा, पाई पर ये यहां आएगा, 2 पाई पर यहां होगा ग्राफ, 3 पाई पे यहां होगा ग्राफ, पाई पर यहां, 2 पाई पर यहां। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब जैसे इस जगह देखना है तो इतनी हाइट में इतना हाइट ऊपर आओ, ये प्लस का है ये माइनस का,
और इनको मिला दिया जाए, ऐसे खींच लोगे, ये कुछ ऐसे आएगा। यहां पर और नीचे आना है, फिर यहां पर नीचे आना है, इतनी डिस्टेंस। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये वाला, ये है sin x माइनस एक्स कर रहा है। बिल्कुल सुनते जाना ध्यान से। ये पॉइंट 0 है, ये पाई है, तो ये पॉइंट है पाई कॉमा माइनस पाई। क्यों? क्योंकि ये लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। ये पॉइंट है 2 पाई, तो ये है 2 पाई कॉमा माइनस 2 पाई। ये माइनस पाई कॉमा पाई, ये माइनस 2 पाई कॉमा 2 पाई। अब जरा देखो, पाई कॉमा माइनस पाई का मिरर इमेज माइनस पाई कॉमा पाई, इस कर्व का मिरर इमेज ये आएगा, ये इसका मिरर इमेज, और इसका मिरर इमेज यहां आएगा। इसका मिरर इमेज इधर आएगा, और इसका मिरर इमेज यहां आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारा एफएक्स है, और ये हमारा एफ इनवर्स एक्स है। और ये सब कहां मिल रहे हैं? पाई पर, एक्स पाई पर, एक्स 2 पाई पर, 0 पे, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सोल्यूशन आएंगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ये हुआ इसका ग्राफ में। आप पहले इसको बना लो, फिर मैं तुम्हें बिना ग्राफ मेथड के वो जो रूल मैंने बताया है उस रूल से निकालते हैं। और थोड़ा तेज चलो बेटा। डन। अब इसी में अब वो रूल लगाते हैं। देखो, बिना ग्राफ के हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन था हमने एफ डैश निकाला, इसका मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग। और हमने ये भी देखा ये साइन एक्स माइनस एक्स के सहारे इंफिनिटी तक जाएगा, और माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर हो। इसलिए सबसे पहले मैंने सॉल्व किया पहला स्टेप, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब साइन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स की वैल्यू 0 आएगी, एक्स 0 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, और यही अल्फा है, यही अल्फा है। इसका मतलब दूसरी इक्वेशन 2 अल्फा माइनस एक्स को सॉल्व करना। एफ एक्स है
साइन एक्स माइनस एक्स, अल्फा जीरो, अल्फा जीरो, तो यहां से माइनस एक्स कैंसल, तो ये बचेगा साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और साइन एक्स जीरो होता है एन पाई पर। और एन पाई के अंदर ये जीरो वाला जो वैल्यू है ये इसके अंदर आ रहा है, तो सीधे सोल्यूशन आएंगे जहां पे एन इंटीजर हो। नोट करो, लेकिन ये काम तभी कर सकते हैं जब हमारा फंक्शन किसी ऐसी लाइन जो y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर उसके सहारे मूव कर रहा हो, तभी ये मेथड लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। जैसे मैं एक और लिख रहा हूं जिसमें एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर नहीं चलेगा, जैसे एक और लिखो। सर एक बार इसमें सेकंड मेथड दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। कुछ कह रहे हो बेटा, बोलो। सर एक बार इसका सेकंड मेथड एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। सेकंड मेथड में हमने ये मेथड लगाया क्यों? इसलिए लगाया क्योंकि एफ एक्स हमारा साइन एक्स माइनस एक्स है, ये साइन एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट मूव करेगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर होगा। इसलिए हम ये मेथड लगा रहे हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स को जीरो करो, यहां से हमें x की वैल्यू जीरो आ गई, तो एफ एक्स जीरो का जो सोल्यूशन होता है उसी को अल्फा कहते हैं, और दूसरा सोल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू टू अल्फा माइनस एक्स को सॉल्व करो। एफ एक्स रख दिया, अल्फा की जगह जीरो, तो साइन एक्स माइनस एक्स कैंसल, साइन एक्स जीरो आ गया, एक्स एन पाई आ गया, क्योंकि साइन एक्स एन पाई पे जीरो होता है, तो हमें फाइनल सोल्यूशन मिले एक्स इक्वल टू एन पाई, क्योंकि ये जीरो वाला सोल्यूशन इसी के अंदर, क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन का यूनियन लेते हैं, तो जीरो इसके अंदर है एन जीरो पर, इसलिए हमने सीधे आंसर कह दिया एन पाई। ओके ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारा फंक्शन ऐसा है जो y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग मूव नहीं करता, जैसे और डिक्रीजिंग है। मैंने दिया एफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2x, और फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन निकालने हैं। अब जरा देखो, यहां पर ये जो cos x है ना, ये y इक्वल टू माइनस 2x के अलोंग जा रहा है, y इक्वल टू माइनस 2x, और माइनस 2x y इक्वल टू x के परपेंडिकुलर नहीं होता है। पहले मैं तुम्हें इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा, फिर बिना ग्राफ। देखो y इक्वल टू माइनस 2x, माइनस x से थोड़ा इधर होगी, ये y इक्वल टू माइनस 2x का है, और इसी में cos x बनाओ। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। देखो पाई 2 पर यहां पर हूं,
माइनस पाई बाय 2 पे यहां पे, 3 पाई बाय 2 पे यहां पर, और यहां पे। अब ग्राफ कैसे चलेगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। 0 पर यहां पर होंगे, x0 रखोगे तो ये 1 आएगा। यहां इस जगह देखना है तो थोड़ा सा ऊपर, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ये दोबारा बताइएगा। इसके बाद इधर कह रहे हो, ये वाला पार्ट दोबारा बता दीजिए, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था। ये गलत बात है बेटा। पूछो क्यों? आप लोग तो बड़े प्यार से कह देते हो ऐसे, आपको पता है बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया है। सर ये वाला पार्ट में बस हम मेरा बता देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम बता देंगे। वैसे भी हम कोई भी एक चीज कम से कम 2 बार तो बताते ही हैं, है ना, कम से कम 2 बार तो बताते ही हैं। आप फिर से देखो, अब ये पूरा हम साफ करें अभी। देखो हमें cos x माइनस 2x का ग्राफ बनाना है। ये हमने y इक्वल टू 2x ड्रॉ किया और इसी में cos x ड्रॉ करो। ऐसे fx है cos x माइनस 2x, इसमें x की वैल्यू 0 रखो तो 1 आएगा, मतलब 0 पर ये 1 पर हो। x की जगह पाई बाय 2 रखो तो माइनस पाई आएगा। ये है पाई बाय 2 माइनस पाई। इसके बाद ये पॉइंट है 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 पर ये क्या देगा, और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस 2x। तो जब आप x की जगह 3 पाई बाय 2 रखोगे तो माइनस 3 पाई। जब आप पाई बाय 2 रखोगे माइनस का, तो माइनस पाई बाय 2 पे ये प्लस पाई और ये 0। और यहां पर ये ऐसे कुछ आए, ये माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2 पे ये 3 पाई आएगा। अब ध्यान से देखो, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इसका ग्राफ यहां से शुरू होगा, यहां पे खत्म होगा, यहां से जाएगा। आप चाहो तो और भी 1-2 पॉइंट निकाल सकते हो, जैसे इस जगह पर तो इतनी हाइट में इतना हाइट ऊपर आओ, ऐसे। जैसे यहां पे देखना है तो इतनी हाइट में इतना हाइट ऊपर जाओ, ऐसे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो आप, इनको मिलाओ। ऐसे। इसके बाद इधर ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये ग्राफ ऐसे। ये माइनस तो ये इसके नीचे चलेगा यहां। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये है x cos x माइनस 2x का। ये किसका ग्राफ है? अब एक जरूरी बात, बिल्कुल जरूरी बात, पाई बाय 2 और माइनस पाई, इसका जो मिरर इमेज होगा
y इज इक्वल टू x के अबाउट, ये y इज इक्वल टू x लाइन है, वो होगा माइनस पाई प्लस पाई बाय टू। तो इसका मिरर इमेज ये नहीं है, ध्यान से देखो, इसका मिरर इमेज y इज इक्वल टू x के अबाउट ये नहीं है, वो कहीं और होगा। आप f इनवर्स ऐसे नहीं बनाओगे, ये इसका f इनवर्स x है, गलत, क्योंकि इसका मिरर इमेज माइनस पाई कॉमा पाई बाय टू है, वो कहीं यहां पड़ेगा। माइनस पाई कॉमा पाई बाय टू यहां कहीं ये आएगा। इसका मिरर इमेज इधर और इसका मिरर इमेज पाई कॉमा माइनस पाई बाय टू, ऐसे कुछ करवाएगा ऐसे। इसका मिरर इमेज इसके अबाउट ऐसे जाएगा, इसका इधर और इसका मिरर इमेज ऐसे, ये होगा f इनवर्स x। तो ये दोनों केवल एक पॉइंट पे कट करेंगे यहां पर, बस। इसके अलावा f इनवर्स x और fx कहीं कट नहीं करेंगे। इसका केवल एक सॉल्यूशन आएगा, fx इज इक्वल टू x इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या करें, fx है cos x माइनस 2x इज इक्वल टू x, cos x इज इक्वल टू 3x। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, हाँ ये पक्का है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे वो देखो, इसके सॉल्यूशन ये cos x बनाया और y इज इक्वल टू 3x ऐसे जाएगा, ये कहीं यहां पे कट करेगा, ये हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन हम इनको सॉल्व करके अल्फा बता नहीं सकते क्या है, बस ये पक्का है एक सॉल्यूशन होगा और वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। तो इस इक्वेशन के fx इक्वल टू f इनवर्स x के यहां पर एक सॉल्यूशन होगा और वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, बस नोट करो। लेकिन हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता सकते, हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, x नहीं निकाल सकते। क्योंकि इसका मिरर इमेज पाई बाय 2 माइनस पाई का मिरर इमेज y इक्वल टू x के अबाउट माइनस पाई कॉमा पाई बाय 2 और इसका मिरर इमेज ये है। तो इसका जो मिरर इमेज आएगा वो ऐसे आएगा और इसका जो मिरर इमेज आएगा वो ऐसे आएगा, ये है f इनवर्स x। अब इसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट हो जाए बेटा, तुरंत बोलो नोट हुआ। डन सर। हाँ बेटा नोट हुआ, यस सर। आगे बढ़ते हैं। हर्षित गर्ग, ये बात कुछ समझ में आई बेटा? यस सर। क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है भाई, और यहां से क्वेश्चन कभी भी मेन के एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, अगर आएगा तो एडवांस में ही आएगा। तो ये मेथड 2 से नहीं कर सकते ना? हाँ आकर्ष कुछ कह रहे हो बेटा? सर इसको मेथड 2 से नहीं कर सकते ना फिर? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते अब ये आप हमें बताओ। सर क्योंकि सॉल्यूशन मतलब वो नहीं पता कर पाएंगे। ये इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका ग्राफ या यूं कहो ये फंक्शन
y इज इक्वल टू एक्स लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग नहीं चल रहा है, ये y इज इक्वल टू -2x के अलोंग चल रहा है, और -2x y इज इक्वल टू x के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हम उस मेथड से नहीं कर सकते। ओके, यस सर। अब बढ़ते हैं आसान क्वेश्चन में। अब मैं दे रहा हूं इंक्रीजिंग फंक्शन, और उसको सॉल्व करके धनाधन आंसर आप बताओगे हमें। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला लिखो, पहला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू इसको चाहो ग्राफ से कर लो या बिना ग्राफ के करो, हम तुम्हें दोनों बता देंगे। पहले बिना ग्राफ के करो, पहले बिना ग्राफ के करो इसको। आपने इसमें क्या देखा, f का डेरिवेटिव वन प्लस कॉस एक्स, और ये पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू r पे। इसका मतलब fx इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तब तो पक्का इसके सॉल्यूशन होंगे fx इज इक्वल टू एक्स। और एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है इसके हमेशा आप सॉल्यूशन निकाल पाओ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो बता सकते हो, इसका ग्राफ बना के, इसका ग्राफ बना के, लेकिन जरूरी नहीं है आप हमेशा सॉल्यूशन निकाल पाओ। यहां पे निकल आएगा क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन x, यहां से आएगा sin x 0 x n पर। ये है इसके सॉल्यूशन, fx इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन। और जरा इसको ग्राफ से वेरीफाई करो, x प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, या बना चुके हो पहले। ऐसे x प्लस साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जा रहा था, ये पॉइंट था पाई कॉमा पाई, क्योंकि ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये है 2 पाई कॉमा 2 पाई। अब इसका मिरर इमेज इसके अबाउट ये आएगा, इसका मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट ये आएगा। ऐसे ही इसका मिरर इमेज ये आएगा, इधर इसका मिरर इमेज ये आएगा, और इसका मिरर इमेज ये आएगा। ये सब कहां पे कट कर रहे हैं, पाई पे, 2 पाई पे, 0 पे, माइनस पाई पे, -2 पर। fx इज इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन n पाई। ये है fx, और ये है f इनवर्स x। एक और लिखता हूं, इसको जल्दी से आप सॉल्व करो। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे fx इक्वल टू x को सॉल्व कर लो, बस सफिशिएंट। लेकिन डिक्रीजिंग में तुम्हें ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, वहीं से एनालाइज होगा कितने सॉल्यूशन है।
ये नोट हो जाए तो अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। नहीं रुको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से आएंगे सोल्यूशन। एक मिनट रुको भाई, क्वेश्चन मैं भूल रहा हूं। तो सही लिख रहे थे, रुको भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। निकालो इसके आंसर और बताओ कितने आए। मैं 1 मिनट वेट करूंगा और हम चाहते हैं आप इसका हमें आंसर बताएं। आप चेक करो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। -1। -1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, केवल एक ही सोल्यूशन है ना -1, और तो नहीं है? सर और नॉन रियल आ रहे हैं। हाँ, बाकी दोनों नॉन रियल है, बिल्कुल। देखो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर 6x प्लस 5, इसका a पॉजिटिव है और इसका d b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है। इसलिए ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है। अब अगर ये इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है। तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर ले। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। और किसी भी क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप x की एक ऐसी वैल्यू सोचो जहां पे ये 0 हो रहा है, एक रूट पता चल जाएगा, बाकी के दोनों रूट से निकाल देते। तो देखो x इज इक्वल टू -1 पर ये -1, ये -4, -5 और ये 3 और ये 2 5 0। x इज इक्वल टू -1 इसका एक सोल्यूशन। अब हमें कैसे पता? इसका एक ही सोल्यूशन है, ये क्यूबिक है ना 3 डिग्री की,
हो सकता है 3 सॉल्यूशन हो। एक काम करो, देखो इधर, इसको gx कह दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, और इसका a पॉजिटिव है और d आपका निगेटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन केवल एक बार जीरो हो सकता है मैक्सिमम। कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा का मैक्सिमम एक सोल्यूशन होगा अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो इसका एक ही रियल रूट आएगा बस, और बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स हो। चाहो तो आप निकाल के देख लें। सो only x is equal to -1 is solution of इसको नोट कर लो, और नोट हो जाए तो बोलो नोट हुआ। सर हो गया नोट। बोलो नोट हुआ, डन। यस सर। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट इनवर्स फंक्शन में बताने जा रहे हैं, और जो बताने जा रहे हैं वो भी कभी मेन में नहीं पूछा जाएगा, एडवांस में पूछा जाएगा। एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन। और सुनो ध्यान से, अभी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इनवर्स फंक्शन का एरिया, कोई नोट नहीं करेगा, आराम से समझो। टफ है, जब समझ में आ जाए तब नोट करना, इसलिए कोई नोट नहीं करेगा, आप सिर्फ ध्यान से देखो। इसको मैं पूरा साफ करने जा रहा हूं। इसके बाद चाहो तो आप लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालना दिया। आप इतना चाहो तो लिख लो, इसके बाद कुछ नहीं लिखना है, आप ध्यान से समझो, बाद में नोट करना, और देखो इधर ध्यान से। अगर आपने साथ साथ बनाया ग्राफ, क्योंकि मैं भी बीच में साफ भी कर सकता हूं, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप कुछ भी नहीं बनाओगे, सिर्फ ध्यान से सीखो, आपके भले के लिए हम कह रहे हैं। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मान लो ये है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। ए से बी में, यह है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, ए से बी में। तो ये पॉइंट आएगा ए कॉमा एफ ए, ये आएगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा एफ ए, और इसका कोऑर्डिनेट होगा बी कॉमा एफ बी। अब हम इसका मिरर इमेज बनाना चाहते हैं, एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो इसका इनवर्स ए कॉमा एफ ए का जो मिरर इमेज होगा वो होगा एफ ए कॉमा ए। और बी कॉमा एफ बी का मिरर इमेज होगा
एफ बी कॉमा बी, ए कॉमा एफ ए कॉमा ए, और बी एफ बी का मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स अबाउट एफ बी कॉमा बी। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा। इसका मिरर इमेज ये है। तो ये ग्राफ बनाया है मैंने y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, और ये चलेगा एफ ए से एफ बी। बिल्कुल सुनते जाना ध्यान से, ग्राफ समझना भी जरूरी है, समझ में नहीं आता है जल्दी। अब सुनो, हम क्या निकालना चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन एफ ए से एफ बी। हम क्या निकालना चाहते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स डीएक्स, कहां से कहां तक? एफ ए से एफ बी। मैं चाहता तो उसका रिजल्ट भी डायरेक्ट बता सकता। अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या है? एफ इनवर्स एक्स का एक्स एक्सिस पे बनाया गया एरिया एफ ए से एफ बी के बीच, मतलब ये वाला है। एफ इनवर्स एक्स का एक्स एक्सिस पे बनाया गया एरिया एफ ए से एफ बी के बीच, ये है इसका मतलब। तो हमें ये एरिया निकालना है एक्चुअली। तो सिमेट्री से ये पॉइंट है, देखो ये हाइट एफ बी है, ये आएगा 0 कॉमा एफ बी, और ये आएगा 0 कॉमा एफ ए। तो सिमेट्री से जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया ये हो। जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये हो। अब हमको ये एरिया निकालना है। ये मैं नाम लिख देता हूं, इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं। ये ऑरिजिन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। ये मान लो बी डैश है, और ये ई डैश है। तो जितना एरिया ये मान लो पी है, और ये हमारा क्यू है। तो जितना एरिया पी बी डैश ई डैश क्यू का होगा उतना ही एरिया ई एफ सी बी का एरिया होगा। अब हम ये एरिया निकालने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू ये एरिया, और ये एरिया देखो कैसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये जो मैं डबल लाइन कर रहा हूं ना, इस रेक्टेंगल को देखो। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, और उसमें से पूरे रेक्टेंगल के एरिया से इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हटा दो, इसका, और इस एफ एक्स का एक्स एक्सिस पे एरिया हटा दो, तो ये एरिया आ जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू पूरे रेक्टेंगल का एरिया ओ बी ई एफ का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ बी ई एफ। ये ओ है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। इसमें से इस एफ एक्स का एक्स एक्सिस पे एरिया ये वाला ए बी ई
डी ए का एरिया, ये एरिया होगा एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी में। तो ये वाला एरिया हमने हटा दिया और इस रेक्टेंगल का एरिया हटा दो, ये ओ ए बी सी का। इसको इधर ले आओ, इसका एरिया इस वाले रेक्टेंगल का, तो ये डिस्टेंस बी है और ये एफ बी है, तो इसका एरिया आएगा पी एफ बी माइनस इसका एरिया ए एफ ए, और इसको बॉक्स में बंद करो। यही हमें ध्यान रखना, इसको नोट किया जाए, इसको नोट किया जाए। आराम से इसको बना लो, फिर आगे बढ़ो। बेटा बन जाए तो तुरंत बोलो भाई बन गया। इस पे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद कंपोजिट। डन सर। बन गया बेटा? यस सर। चलो मैं 30 सेकंड का टाइम और देता हूं, जो लोग बना रहे हैं जल्दी से बना ले।
हाँ भाई, चलो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं और एक एग्जांपल लिख रहा हूं। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड करें। लिखो, पहला एग्जांपल आपको सीखना है कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन मैं दूंगा वो तुम्हें करके दिखाना है। पहले वाले को आपको ध्यान से सीखना है भाई। देखो, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स और एक्स 1 से 4। देखो, ये ऐसा फंक्शन है जो इन्वर्टिबल तो है लेकिन इनवर्स निकाल नहीं सकते हैं। अब इसको कैसे करना है आप सिर्फ ध्यान से सीखो, बाद में नोट कर लेना चाहो। स्टेप सुनो ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला ए से बी एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करना भी टफ है। ये आ गया और आपको ये निकालना है एफ ए आपका 1 है। यहां से ए निकालो, एफ ए 1 है और ए निकालना है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करो। यहां से एक्स की वैल्यू 0, ये हमारा ए है। एफ ए 1 को सॉल्व करना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करेंगे, एक्स निकालेंगे, जो एक्स आएगा वही ए है। एफ बी 4 है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करो, यहां से एक्स 1 आएगा तो बी की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले आपको ए और बी निकालना है इस मैट्रिक्स। ये एफ ए है, ये एफ बी है। इसको 1 के बराबर करके ए निकालोगे और इसको 4 के बराबर करके बी निकालो। जब ए और बी आ जाए तो फॉर्मूले में रख दो। जब ए और बी आ जाए रखो यहां वैल्यू। ए है 0, बी है 1 और एफ एक्स है प्लस 1 से 4 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पी एफ बी। बी 1 है और एफ बी कितना है 4, एफ बी 4। तो बी एफ बी 1 इंटू 4 माइनस ए इंटू एफ 1। बस सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू आ गई एक्स की पावर 4/4, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। लिमिट 0 से 1
प्लस 1 से 4 4, इसको सॉल्व करो। 1 पर ये क्या आएगा, -0, 0 पे 0, तो 1 से 4 आ जाएगा, सॉल्व होगी। ये पूरी चीज जो भी आ रही है 12 4 प्लस 6 प्लस 12 अपॉन 12, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। नोट करो। और ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है, अभी उसको तुम सॉल्व करोगे। अगला एक और लिखो, मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसका आंसर निकालो। और आंसर आप बताओगे हमें। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप टिक कर देना। मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसमें। पाई स्क्वायर बाय 2। नहीं, ये है 4 ऑप्शन। सर पाई स्क्वायर बाय 2 -2। बोलो आंसर। सर सी। आंसर सी सही है बेटा। पाई स्क्वायर बाय 2 -2। देखो यार, 1 मिनट का टाइम दो, थोड़ा मार्कर में थोड़ा इंक डालें। चल FA 0 है, मतलब हम x प्लस साइन एक्स को 0 करें। यहां से x की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू 0 आ। फिर FP हमारा पाई है, fx इक्वल टू पाई को सॉल्व करें। तो देखो पाई पर ये पाई और ये 0, इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू पाई आएगा। तो b की वैल्यू पाई है। आप फॉर्मूले में रख दो, a0 b पाई x प्लस साइन एक्स dx 0 से पाई f इनवर्स x dx।
DFB पाई स्क्वायर माइनस 0, इसका इंटीग्रेशन x का एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई, इसको आई कह देते, इस पाई स्क्वायर, पाई रखो, पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस पाई माइनस 1, माइनस 0 पे 0 माइनस 1, प्लस आई पाई स्क्वायर, ये लिखा है पाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। आई की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2, नोट कर लो। नोट हो जाए, बोलो नोट हुआ सर। डन। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो अभी इसी में, इसी में एक और लिखो। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व द इक्वेशन और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3 अपॉन 2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले मैं कुछ बोल रहा हूं उसको सुनो, आप क्वेश्चन लिख लो और सुनो मेरी बात। ये सब नोट हो गया ना, इसको साफ कर दे बेटा, कोई लिख तो नहीं रहा। कोई नहीं, मैं साफ पहले इसको कर रहा हूं। आपको यह सोचना है कहीं एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स तो नहीं है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स तो नहीं लिखा है। अगर ये बात तुम्हें क्लिक कर गई तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे, और नहीं क्लिक हुई तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। तो सुनो ध्यान से, यहां पर अगर हम इसको एफ एक्स कहें, इसका इनवर्स निकालो। अब जरा देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात।
x हमारा 1 से बड़ा है, और अगर x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, तो ये y 1 से बड़ा हो। अगर x 1 से बड़ा है तो y भी 1 से बड़ा है। अगर y 1 से बड़ा है, मान लो मैंने ले लिया y की वैल्यू 5 या y 4 ले लिया, मान और छोटा कर लेते हैं, y 2 ले लो। y 2 लिया तो 8 माइनस 3 5 रूट 5, 1 प्लस रूट 5, रूट 5 2 पॉइंट कुछ तो 3 पॉइंट कुछ अपॉन 2, 1 से बड़ा। लेकिन अगर निगेटिव ले लोगे तो 1 माइनस रूट 5 निगेटिव आ जाए, जबकि x हमेशा पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, इसलिए निगेटिव साइन नहीं लेना है। ये है f इनवर्स y, मतलब f इनवर्स x आ गया। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है ना, वो fx इज इक्वल टू f इनवर्स x है, x 1 से बड़ा। इसको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, जैसे भी fx इज इक्वल टू f इनवर्स सॉल्व करते थे, पहले चेक करो fx इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखो f डैश निकाला, 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x, x का माइनस, और ये हमेशा पॉजिटिव है अगर x 1 से बड़ा। x अगर 1 या 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, f डैश है। इसका मतलब fx इंक्रीजिंग है। और अगर fx इंक्रीजिंग है तो fx इज इक्वल टू f इनवर्स x। ये जो सोल्यूशन होंगे वो fx इज इक्वल टू x हो। तो आप fx को x के बराबर कर दो। आप चाहो तो इसको भी x के बराबर कर सकते हो, ये कह दो, या आप ये भी कर सकते हो। दोनों बातें सही है, जो तुम्हें आसान लगे, जो आसान लगे उससे x निकाल दो। तो मैं fx इज इक्वल टू x सॉल्व कर रहा हूं। और 1 हमारे डोमेन में है। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती तो छोड़ देना, 1 हमारे डोमेन में है, तो बस यही आंसर है। इसका एक सोल्यूशन है और वो है x इज इक्वल टू 1। नोट करो इसको बेटा जल्दी से। तो कहीं भी जो गंदे से एक्सप्रेशन हो तो ये लॉजिक आपको रिकॉल करना है। इसके बाद नोट हो जाए तो मुझे बोलो नोट हुआ। यस मैं 30 सेकंड और देता हूं भाई, जो लोग नोट कर रहे हैं जल्दी से करें, ये मैं पूरा साफ करूंगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे कंपोजिट फंक्शन। इसके बाद कंपोजिट फंक्शन। इसके बाद लिखो कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में सबसे पहली बात,
मान लो एफ ए से बी में डिफाइंड और जी फंक्शन सी से डी में डिफाइंड। सुनते जाना। देन जो गॉफ होगा, गॉफ का मतलब जी एफ एक्स, गॉफ। तो पहले मेरी बात देखो, जब ध्यान सुनो, इनर फंक्शन एफ है तो पहले एफ की डोमेन और को डोमेन लिखो, फिर जी की लिखो। और सुनो ध्यान से, ये गॉफ कब डिफाइंड होगा? अगर बी सी का सबसेट है या बराबर है, मतलब इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन का या तो सबसेट हो या बराबर हो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन डिफाइंड है। और कहां से कहां डिफाइंड है? ए से डी में डिफाइंड। ये बात गॉफ कब डिफाइंड है? जब एफ का इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन का सबसेट हो या बराबर हो, तब ये डिफाइंड है। जैसे आप लिखते चलो मेरे साथ, मान लो कई सारे फंक्शन है, मान लो कई सारे फंक्शन है, F1 ए से बी, F2 सी से डी, F3 ई से F और F4 जी से H। कई सारे फंक्शन, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो देखो कब डिफाइंड होगा और कहां से कहां होगा। सबसे पहले इनर फंक्शन का लिखो, जी से H, उसके बाद F3 का लिखो, ई से F, फिर F2 का लिखो, सी से डी, फिर F1 का लिखो, ए से बी। अब सुनो, ये जो H है ये E का सबसेट हो या बराबर हो? F C का सबसेट हो या बराबर हो? D A का सबसेट हो या बराबर हो? मतलब F4 की रेंज F3 के डोमेन का सबसेट और F3 की रेंज F2 के डोमेन का सबसेट और F2 की रेंज F1 की डोमेन का सबसेट। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा G से B में। तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा G से B में। वो आप बात को समझ रहे होंगे, यहां तक नोट कर लो। इसके बाद इसमें मैं 3 केस और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो इनको। केस 1 ध्यान से सुनो। तो जो गॉफ होगा अगर इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन का सबसेट है, तो ये ए से डी में डिफाइन।
इसका मैं ये बात बिल्कुल वही लिखी जो ऊपर लिखी थी मैंने, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो जी एफ एक्स, बात को ध्यान से सुनो, इनर फंक्शन साइन एक्स, इसकी रेंज -1 से 1 और इसकी डोमेन आर, आर का सबसेट है, इसकी रेंज -1 से 1 इस सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ ई की पावर एक्स आर, ये हमेशा डिफाइंड होता है, -∞ से +∞ डोमेन है, इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट है, इसलिए जी एफ एक्स कहां से कहां डिफाइंड होगा। तो एक्चुअली जी एक्स जो है ना, ये आर से आर में डिफाइंड, और एफ एक्स आर से आर में डिफाइंड, ये फंक्शन भी आर से आर में डिफाइंड। और ये होगा क्या, gx में x की जगह fx लिख दो, gx में x की जगह पर fx लिख दो, मतलब यहां fx लिख दो। तो gfx e की पावर sin x होगा, और gfx डिफाइंड कहां से कहां होगा वो देखो, fx की डोमेन, तो sin x की डोमेन r, और इसकी रेंज आर पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर देता है। तो जी एफ एक्स आर से आर पॉजिटिव में डिफाइंड होगा अगर ऐसा है। देखो एफ जो है वो ए से बी में डिफाइंड, एफ ए से बी में, और जी हमारा सी से डी में। और इसकी रेंज इसकी डोमेन का, जी की डोमेन सी का सबसेट है। तो ये जो जी फंक्शन होगा वो ए से बी में डिफाइंड, मतलब इसकी डोमेन ए हो जाएगी और कोडोमेन इसका हो जाएगा। ये बात है, ये चीज ये है, डायग्राम में आप ऐसे देख सकते हो। तो ये तो है केस 1, आप पहले यहां तक नोट करो भाई, फिर आते हैं केस 2 पे और केस 3 पे। सर जरा एक बार ये एग्जांपल दोबारा समझा दीजिए। कह रहे हो बेटा, सर एक बार ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा समझा दीजिए। ये चीज मैंने ये जो लिखा है ना, इसी को नहीं डायग्राम सर, इसके ऊपर वाला है। सॉरी फिर से बोलो। सर ये तो आगे समझ, सर इससे ऊपर वाला आर, इससे आर प्लस वाला सर। ये यस सर। एफ एक्स हमारा है साइन एक्स, इसकी रेंज होती है -1 से 1, इसकी रेंज और इसकी डोमेन होती है आर, तो इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट है, इसलिए इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इनर फंक्शन की डोमेन, तो इसकी डोमेन होती है आर, इसलिए डोमेन आर लिखी।
और रेंज क्या होगी, जो आउटर फंक्शन की रेंज होगी, इसकी रेंज होती है आर पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर देता है, इसलिए मैंने यहां लिखा है आर प्लस। अच्छा समझे ओके सर। कुछ? ये अच्छा सर एक बहुत और कर बढ़िया। लेते हैं, इसी में एक और लिखो ताकि बात और अच्छे से समझ में आ जाए। इसी में तुम एफ जी एक्स निकालो। एफ जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स लिख दो, ऐसे, और जी एक्स की वैल्यू रख दो। अब हमें यह देखना है इसकी डोमेन और रेंज क्या है, तो सुनना, ध्यान से सुनना। देखो यहां पे इनर फंक्शन क्या है, जी एक्स, मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इनर फंक्शन की रेंज क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, और इसकी डोमेन क्या है, आर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो इसकी रेंज, इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन का सबसेट है, इसलिए जो इनर फंक्शन की डोमेन होगी वही इसकी डोमेन होगी। इनर फंक्शन की डोमेन क्या है, आर है, ई की पावर एक्स हमेशा डिफाइंड है, और आउटर फंक्शन की रेंज, इसकी रेंज क्या है, -1 से 1। इनर फंक्शन की रेंज, जी एक्स की रेंज आर पॉजिटिव, आउटर फंक्शन साइन एक्स की डोमेन आर का सबसेट है, इसलिए इसकी डोमेन इनर फंक्शन की डोमेन हो और इसकी रेंज आउटर फंक्शन की रेंज हो। अब बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। नोट कर लो। इसके बाद केस 2 पर आओ। देखो केस 2 क्या है, ये सी है, एफ ए से जी में डिफाइंड, और जी सी से डी में डिफाइंड। अब यहां पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, जो ग्राफ है या जी एफ एक्स, इनर फंक्शन की रेंज, इसकी रेंज ये पूरी है और इसकी डोमेन ये पूरा सी है, इसकी रेंज का कुछ पोर्शन डोमेन में है, पूरा नहीं है। तो मान लो ये वाला जो पोर्शन है, एफ की डोमेन का जो A2 वाला पोर्शन है, वो अपनी रेंज का ये वाला पोर्शन देता है। और जब जी को ये वाली वैल्यू मिलती है, जब जी को ये वाली वैल्यू मिलती है, तो जी हमें ये वाली वैल्यू देता है, D1 वाली, D2 नहीं देता है। तो ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा A2 से D1 में, क्योंकि A2 ये वाला पोर्शन है जो ये देता है, और यहां पर इस वाले पोर्शन से ये वाली वैल्यू आ रही है। तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा A2 से D1 में।
इसकी डोमेन A2 आएगी और रेंज D1 आएगा। अब आप ये नहीं कहोगे कि ये हमारा A से D में डिफाइन है, ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन का सबसेट नहीं है, ना बराबर है, इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन है बस। इसका एग्जांपल देखो सर सर ये खास, समझ नहीं आया सर। ये बहुत कठिन है बेटा, ये बहुत कठिन है, थोड़ा सा एनालाइज भी करो आप भाई। एग्जांपल दे रहे हैं, उससे शायद तुम्हें बात समझ में आए। देखो इधर, एफ एक्स है साइन इनवर्स है, जी एक्स है लॉग एक्स। तो जो एफ है ना वो -1 से 1 में से -π/2 से π/2 में डिफाइंड होता है। ये एफ की डोमेन है और ये रेंज। जी की डोमेन r प्लस 0 से इंफिनिटी से r, ये होता है। अब हम जानना चाहते हैं जी एफ एक्स। सुनो, जी एफ एक्स निकालेंगे कब? जी एक्स फंक्शन में एक्स की जगह एफ एक्स रखो, मतलब लॉग एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू रख दो साइन इनवर्स। अब ये डिफाइंड कहां से कहां है, सुनना। इनर फंक्शन की रेंज -π/2 से π/2, आउटर फंक्शन की डोमेन 0 से इंफिनिटी, ये इसका सबसेट नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें निगेटिव वैल्यू आ रही है और ये निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है। इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट नहीं है, ना ही बराबर है। इसकी रेंज का कुछ पोर्शन इसके डोमेन में है, और वो कौन सा है? पॉजिटिव वाला। इसकी रेंज का पॉजिटिव वाला पोर्शन इसमें है। तो अब ये सोचो, ये पॉजिटिव कब देगा? जब ये 0 से 1 देगा। -1 से 0 में साइन इनवर्स नेगेटिव और 0 से 1 में साइन इनवर्स पॉजिटिव। इसलिए इसकी डोमेन 0 से 1 और 0 पे ओपन, और इसकी रेंज R नहीं आएगी। अब क्या आएगा? अगर ये 0 से 1 चलेगा, एफ एक्स जाएगा 0 से π/2, एफ 0 पे लॉग देगा -∞, और 1 पर लॉग देगा 0, 1 पर क्लोज, -∞ पे ओपन। अब जी एफ एक्स यहां से यहां जाए। अब ये नहीं कहोगे कि ये ए से बी चला जाएगा, ये नहीं होगा। ये आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन का सबसेट नहीं है, अगर सबसेट है तो इसकी डोमेन और इसकी रेंज फंक्शन की, इसकी डोमेन और रेंज हो जाती है। लेकिन अगर इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन का सबसेट नहीं है, कुछ पोर्शन है, तो ये देखना पड़ेगा वो पोर्शन एक्स की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स दे रहा है। एक्स की जिस वैल्यू के लिए वो पोर्शन आएगा, एक्स की जिस वैल्यू के लिए ये पोर्शन आएगा, वही इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। नोट करो। वैसे तुम इसकी डोमेन वैसे भी निकाल सकते थे, ऐसे जाकर के ना सोचो, आप इजीली सोच सकते हो। देखो, आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो।
आप परेशान मत हो। देखो इधर, ये फंक्शन है, तुम्हें इसकी डोमेन निकालनी है। कैसे निकालोगे? इस लॉग की, पहले लॉग की डोमेन देखो क्या है। लॉग कब डिफाइंड है? जब ये पॉजिटिव होगा तो कर दो। और कहां तक? पाई2 तक। अब साइन इनवर्स 0 कब देता है? जब x 0 होता है। और पाई2 कब देता है? 1। बस इसकी डोमेन 0 से बना गई। इसकी रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालते थे? पहले इनर फंक्शन की रेंज निकालो, फिर आउटर फंक्शन। तो रेंज के लिए साइन इनवर्स x की रेंज निकालो। अब आप क्या चाहते हो? इस पे लॉग लेना। लॉग क्या कहेगा? हम निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो निगेटिव हटा दो। ये आ गया। अब इस पे लॉग ले लो, इस पे लॉग ले लो। ये 1 नहीं आएगा, यहाँ लॉग पाई2 आएगा। अब लॉग ले लो। तो लॉग साइन इनवर्स x माइनस इंफिनिटी से लॉग पाई2 आएगा। ये आएगी इसकी रेंज और ये आएगी इसकी डोमेन। आप ऐसे निकाल दो, क्या प्रॉब्लम है? क्या नाम है देखो इसका? आपका यस सर। आपका श्रीवास्तव। आपका श्रीवास्तव, आवाज आ रही मेरी? यस सर। अभी कुछ समझ में आई बात? यस सर, अब आ गया। नोट कर लो। और एक तीसरा केस है, कुछ भी कॉमन ना हो। थर्ड केस, केस 3। केस 3, एफ ए से बी, जी सी से डी। अगर ऐसा हो जाए, एफ ए से बी और जी सी से डी, देखो इनर फंक्शन की रेंज, इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनर फंक्शन की रेंज आउटर फंक्शन की डोमेन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। यहां पर गॉस डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों? अरे भाई, थोड़ा इसको ऐसे सोचो। देखो, थोड़ा सा ऐसे सोचो कि जो जी एफ एक्स है, ये काम कैसे करेगा? आप x की कोई वैल्यू दोगे, ये कोई वैल्यू g को देगा और g हमें कोई फाइनल वैल्यू देगा। अगर f ऐसी वैल्यू देता है जो g एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो ये डिफाइन नहीं होगा। अगर इनर फंक्शन ऐसी वैल्यू g को देगा जहां पर g डिफाइंड नहीं है, तो ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू
और gx ले लो fx की डोमेन gx ले लो साइन इनवर्स x। अब जरा सुनो ध्यान से, f की डोमेन 0 के अलावा सब कुछ, जो f होगा वो r-0, ये तो इसकी डोमेन आया, और इसकी रेंज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये 1 और एक्सटेंडिंग टू एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 और एक्सटेंडिंग टू 0 पर इंफिनिटी, तो 1 से इंफिनिटी चलेगा। ये हमें 1 कभी नहीं देगा क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये 1 दे रहा है। तो f की डोमेन ये है और रेंज ये है, और gx की -1 से 1, -π/2 से π/2। अब जरा देखो, fx आपको कौन सी वैल्यू देगा? fx हमेशा 1 से इंफिनिटी तक की वैल्यू देगा, 1 नहीं देगा, 1 से बड़ी वैल्यू देगा। ये 1 से बड़ी वैल्यू देगा g को, और g क्या कह रहा है? हमें -1 से 1 तक की वैल्यू चाहिए। ये कह रहा है -1 से 1 तक की वैल्यू चाहिए, और ये कह रहा है हम आपको 1 से बड़ी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये कहेगा हम नॉट डिफाइंड होगा, हम डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा इसकी जो रेंज है और इसकी डोमेन का इंटरसेक्शन फाई है। एज रेंज ऑफ f और डोमेन ऑफ g, इनका इंटरसेक्शन फाई है, इसलिए इज नॉट। आकर सर भाई, ये बात समझ में आई बेटा आपको? यस सर। नोट कर लो। इसके बाद एक एग्जांपल और कर लो, फिर क्लास रोकेंगे। ये चीजें थोड़ी सी एनालाइज करनी है, आप सोचोगे तो बात समझ में आएंगी पूरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में इनका कोई यूज है, बस ये लॉजिक है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आपको इनको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है, मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं, वो तुम्हें तैयार करने हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, इसको साफ करते हैं बेटा। यस। अच्छा आराम से लिख लो, मैं 30 सेकंड बाद साफ करता हूं। लिखो, fx इज इक्वल टू वन प्लस एक्स माइनस GIF(x), और gx लिखोगे सिग्नम x। gx है सिग्नम x। सिग्नम x क्या होता है? अगर x निगेटिव तो -1, 0 पे 0, और अगर x पॉजिटिव है तो 1।
ये सिग्मा मैक्स है। हम आपसे जानना चाहते हैं ये निकालवा रहा है, आपको ध्यान से सीखना है भाई। हम FGX निकलवाने जा रहे हैं, आप नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। FGX मैं निकालूंगा, GFX आप निकालेंगे। ध्यान से देखो, FGX में क्या करना है, FX में X की जगह पर GX रख दो। अब चूंकि GX अलग अलग X पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इसके 3 केस बन गए। अगर X 1 से छोटा है, 0 से छोटा है, अगर X 0 से छोटा है तो GX मेरा क्या है, -1, तो यहां -1 रख दो। GX की जगह -1 रख दो। अगर X 0 है तो GX की जगह 0 रख दो। और अगर X पॉजिटिव है तो GX 1 है, तो GX की जगह 1 रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर X 0 से छोटा, ध्यान से देखना, GIF -1 माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस कैंसल, ये 1 बचेगा। GIF -1 -1 होता है, तो ये -1 और ये माइनस, +1 -1 कैंसल, ये 1 बचा। ये 0 तो 1 बचा। और अगर X 0 से बड़ा है तो GIF 1 आएगा, ये और ये कैंसल, 1 बचा। इसका मतलब FGX मेरा 1 है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू। X चाहे 0 से छोटा रखो या 0 रखो या बड़ा रखो, FGX हमेशा 1 है। नोट करो। और हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप GFX खुद निकाल के मुझे बताएं क्या आया। तो वो भी 1 आएगा। हाँ भाई अर्षित, क्या कह रहे हो? सर 1 आएगा वो भी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, GFX भी 1 आएगा X बिलोंग्स टू R में। चलो उसको भी देख ही लेते हैं। देखो, हमें GFX निकालना, आप क्या करो, GX फंक्शन में X की जगह पे FX लिखते जाओ, जहां जहां पे X है वहां FX लिखो। GFX निकालना है तो GX फंक्शन को देखो, जहां जहां X है वहां वहां FX लिखो। ये तो कांस्टेंट है ना, अगर यहां भी X होता तो यहां भी FX लिख देते, बट ये कांस्टेंट है तो यहां X की जगह FX लिखो। अब ये देखो, FX निगेटिव कब है, FX निगेटिव कब है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। FX है 1 + X - GIF-X। X - GIF-X होता है फ्रैक्शनल X। और फ्रैक्शनल X 0 से 1 के बीच होता है। इसकी रेंज क्या आएगी, जब ये 0 देगा तब ये 1 आएगा, तो F की वैल्यू 1 आएगी मिनिमम,
और जब ये 1 दे रहा होगा तो ये 2 आ जाएगा। इसकी जो रेंज है वो 1 से 2 है, fx 1 से 2 है। अब इसका मतलब fx कभी भी निगेटिव नहीं देगा, fx निगेटिव है ही नहीं। अगर fx निगेटिव नहीं है तो ये -1 भी नहीं होगा। fx कभी 0 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। fx हमेशा 1 से 2 के बीच है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये हमेशा 1 आएगा। नोट कर लो। इसके बाद एक छोटी सी बात और सुनो भाई, जरूरी बात है। अभी क्लास लीव मत करना, कोई भी मेरी बात सुन लो, उसके बाद लीव करना। नोट हो जाए तो बोल देना नोट हुआ। हो गया सर। देखो यूलर बैच में कंपोजिट फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, और इवन ऑड और पीरियोडिक और फंक्शनल इक्वेशन, ये 3 चीजें बची हैं बस। क्योंकि उस दिन वाली फ्राइडे वाली क्लास के बाद में ना, उस बैच में मुझे 2 क्लास मिल गई, एक सैटरडे को एक संडे को, और आपकी हमें 1 क्लास मिली है। तो अभी 1 क्लास का मटेरियल और बचा है कंपोजिट फंक्शन में। उसके लिए हम ट्यूसडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे भाई। मेरी तो बात को ध्यान से ट्यूसडे सुनो, को पहले रेगुलर मेरी क्लास बात होती सुनो, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। पहले मेरी बात सुन लो, क्योंकि ये बात आपको हम पहले ही बोल चुके हैं। इस वाले रेस्ट टेस्ट में पूरा फंक्शन आएगा, और इस आज है हमारी 16 और 7 23, अगला संडे 23 तारीख होगी, और उसका अगला संडे 30, मतलब जस्ट 15 दिन बचे हैं। और हम चाहते हैं अगले संडे तक, जो अब संडे आएगा, मतलब ये कमिंग वीक, इसमें आपका पूरा फंक्शन कंप्लीट होता है। क्योंकि उसके बाद 1 वीक का टाइम तुम्हें मिलेगा खुद से फंक्शन के क्वेश्चन करने के लिए, और उसके डाउट पूछने के लिए एक डाउट क्लास रखेंगे उस अगले वीक में। तो फंक्शन कंप्लीट करने के लिए एक क्लास केवल 2 घंटे की, 4 घंटे की नहीं रखूंगा, 2 घंटे की रखूंगा ट्यूसडे को। सर बट ट्यूसडे को तो आपकी रेगुलर क्लास ही होगी ना? अच्छा एक चीज बताओ, ट्यूसडे को आपकी क्लास होती है, ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात और बता दो, उस दिन दोनों क्लास होती है या एक क्लास होती है? सर केमिस्ट्री की भी होती है। हमें आवाज नहीं आई बेटा। सर केमिस्ट्री की भी होती है क्लास। केमिस्ट्री की भी होती है, इसका मतलब ट्यूसडे को हम आपकी क्लास नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, हम अभी बात कर लेंगे हेमंत से, वेडनेसडे को रखेंगे 2 घंटे की क्लास। वेडनेसडे को तो क्लास नहीं होती है ना आपकी? नो सर। नहीं सर। हाँ होती है क्या? नहीं सर। नहीं होती सर। नहीं होती है। तो वेडनेसडे को मैं अपनी एक क्लास आपके बैच में लगवाऊंगा, शाम को रखवा लेते हैं 5:45 से 7:45। अच्छा, या फिर 3:30 से 5:30, क्योंकि मेरा दूसरे बैच में क्लास हो सकती है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली या तो 3:30 से 5:30 होगी, या 5:45 से 7:45 वेडनेसडे को। उसमें हम तुम्हें कंपोजिट कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फ्राइडे को हम एक क्लास और रखेंगे, जैसे पिछले फ्राइडे को रखी थी वैसे ही फ्राइडे को रखेंगे। आपको और यूलर को इक्वल कर देंगे हम वेडनेसडे को। उसके बाद फ्राइडे को इवन ऑड और पीरियोडिक फंक्शन दोनों कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 1 मिनट रुकना, आपको एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक क्लास तो मिल जाएगी ना हमें ट्यूसडे को कल। क्यों भाई? ये सर परसों आपकी हाँ, तो क्लास फिर वेडनेसडे को क्लास नहीं है, नहीं है वेडनेसडे को। ट्यूसडे वाली क्लास में हम आपको यूलर के बराबर कर देंगे, कंपोजिट कंप्लीट कर देंगे। फ्राइडे वाली क्लास में इवन ऑड से शुरू करेंगे और पीरियोडिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपकी एक क्लास होगी संडे को, उसमें फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शन कंप्लीट।
तो आपकी केवल एक क्लास होगी एक्स्ट्रा, और वो फ्राइडे को होगी 4 घंटे की, 3:30 से 7:30। वेडनेसडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। आप बात क्लियर है बेटा?